हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 का स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने वो पार्ट अच्छे से देखा एंड आपको समझ में आ गया है। फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस होता है, रेस्पिरेशन के कुछ फीचर्स हमने पढ़े थे, 3 फीचर्स पढ़े थे। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एंजाइम्स की जरूरत होती है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है। फिर हमने डिफरेंसेस देखे, उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो हमने देखा। ठीक, फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और आज हमें पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन और एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है या एयर है, दोनों चीज़ में एक ही चीज़ है, वो प्रेजेंट है, तो क्या होगा ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता था, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का। उससे फिर क्या बनता है आपका, यील्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड का कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है फूड, उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है, उसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो एनर्जी भी ज़्यादा बनती है इसमें। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी भी कंसिडरेबल अमाउंट में बनती है, जिसे ऑर्गेनिज्म यूज कर सकता है, और वो एनर्जी आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जिसे कभी भी जब जरूरत पड़ती है तो वो यूज कर सकता है। एनर्जी मेड अवेलेबल बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच ग्रेटर देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी मेड अवेलेबल बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से बनती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपने देखा 2 या 3 मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं, इसमें आपके 36 से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गए एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ग्लूकोज में क्या हो, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर पायरूवेट बना, पायरूवेट में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, क्रैब साइकिल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अभी ये दीज आर दी साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन दी सेल्स। सेल्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसकी साइट होता है, यानी कि उसी जगह पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहीं पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और स्टोर हो जाती है। सो द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए जब पायरूवेट ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है तो वो कहाँ पर होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और पायरूवेट जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, आपका साइटोप्लाज्म में बनता है। अब जब फर्दर पढ़ेंगे, जब सेल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो ये साइटोप्लाज्म होता है अंदर, ठीक है। ये मान लीजिए सेल है पूरा, ये साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पर तो ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है, फिर यहाँ पर आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपका पाया जाता है। इसमें क्या होता है, क्रैब साइकिल होती है, तब आपका ये बनता है। तो ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक, पढ़ा था ना हमने, अल्कोहल भी बनता है एक में और एक में हमने लैक्टिक एसिड भी देखा। मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, प्लांट्स में क्या होता है, ये ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें अल्कोहल बनता है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो, ठीक है, डबल हो जाएंगे फिर तो जब 2 या 3 जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रैब साइकिल होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है फॉर टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रैब साइकिल होती है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है टर्मिनल ऑक्सीडेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। ये सब हम पढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स ओनली ग्लाइकोलिसिस फॉलोड बाय फर्मेंटेशन। हमने ये देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद फर्मेंटेशन होता है।
एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉन टॉक्सिक होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके ऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट्स जैसे इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है जो टॉक्सिक हो सकते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे तो वो टॉक्सिक हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन अभी हमने देखा पहले साइटोप्लाज्म में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है मोस्ट कॉमन मेथड होता है रेस्पिरेशन का, वेल एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑफ रेयर अकरेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है एनारोबिक वो रेयर अकरेंस होता है, यानी कि बहुत कम होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यूज इंडेफिनेटली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन चलता ही रहता है जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक टेम्परेरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, एक्सेप्ट फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया को छोड़कर। ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या मैकेनिज्म होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने 4 चीज़ें पढ़ी। क्या? ग्लाइकोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA, क्या चीज़ है ये हम पढ़ेंगे, ठीक। क्रैब्स साइकिल और टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है, इन चारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। एरोबिक ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का वो भी सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, जिन्हें हमने 4 स्टेज में ग्रुपिंग कर दी गई है। अब हम इन्हीं 4 स्टेजेस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ग्लाइकोलिसिस, जो हम पढ़ चुके हैं कितनी बार। ये एनारोबिक प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता है, तो साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। तो ये आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस होता है, इसलिए हम इसे कॉमन पाथवे भी बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस को। किसका कॉमन पाथवे? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस हुआ तो एक मॉलिक्यूल जो होगा ग्लूकोज का वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाए या एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर सकता है, क्योंकि ये कॉमन पाथवे है। पहले ग्लूकोज जो होगा उसका ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में, ब्रेकडाउन होकर क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है। फिर सेकेंड स्टेज आती है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA। 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड जो होता है, ठीक है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसमें कार्बन कंपाउंड कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो वो जो 3 कार्बन कंपाउंड वाला पायरुविक एसिड होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। किसमें? उसमें जो आपका एसिटाइल CoA होता है उसमें 2 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है फर्दर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, उसमें तो फर्मेंटेशन हो जाता है एनारोबिक में। एरोबिक है तो एसिटाइल CoA बनने के बाद क्या होता है? आगे की प्रोसेस के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, जहां पर आपकी परफॉर्म करी जाती है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। दिस पाथवे वॉज डिस्क्राइब्ड बाय सर हंस क्रैब्स इन 1937। क्रैब साइकिल वाला जो पाथवे है पूरा वो सर हंस क्रैब्स ने बताया था 1937 में, फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1953। और इसके लिए उन्हें अब क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1953 में। इट इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल। क्रैब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग दिस साइक्लिकल पाथवे, जब क्रैब साइकिल में ये वाला पाथवे परफॉर्म होता है तो एसिटाइल CoA जो होता है इट इज ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्रैब साइकिल में ये जो आपका एसिटाइल CoA बना था सेकेंड स्टेप पर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 3 स्टेजेस पढ़ ली। 4th में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर टर्मिनल ऑक्सीडेशन आप इसे बोल सकते हैं। ETC, क्या? ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एक सिस्टम है मॉलिक्यूल्स का थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू अ मेम्ब्रेन विद इन माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म अ ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन्स विच लीड्स टू द जनरेशन ऑफ ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा सिस्टम होता है मॉलिक्यूल्स का जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपके मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, और उससे ग्रेडियंट बना लेते हैं प्रोटॉन्स का,
और ग्रेडियंट जो होते हैं प्रोटॉन्स के, उससे ही एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस पाथवे में फॉर्मेशन होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स का। किससे बनते हैं? एडीपी मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको डिफरेंट पाथवेज दिखाए हुए हैं। ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई, पायरूवेट प्लस एटीपी बनी। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ईस्ट की बात करते हैं, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये चार्ट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा है, सब समझ में आ जाएगा। अब ग्लाइकोलिसिस हुआ, सॉरी ग्लूकोज में ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, साइटोप्लाज्म में पायरूवेट और एटीपी बना। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अगर ऑक्सीजन की कमी है, ह्यूमन मसल सेल्स की बात करते हैं, तो आपका क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। हमने पूरा एरोबिक एनारोबिक में इतना ही तो पढ़ा है बस। ठीक है, थोड़े से आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये रेस्पिरेशन हमने क्या पढ़ लिया? रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ लिया और पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, किस तरीके से कहाँ पर क्या होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस में अब ये होता क्या है। अभी तक हमने रेस्पिरेशन का पूरा पढ़ा था कि क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऐसे प्रोसेसेस को करने के लिए प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। प्लांट्स गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स को ये एनर्जी रेस्पिरेशन की प्रोसेस से मिलती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन ये सेल वाला तो होता ही होता है, इसके साथ साथ रेस्पिरेशन और क्या होता है? ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। कौन? प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर्स फ्रॉम द एनिमल्स इन दीज एस्पेक्ट्स। अब प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन होता है और एनिमल्स का जो रेस्पिरेशन होता है, उनमें यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि इनमें डिफरेंस क्या है। अनलाइक एनिमल्स वेयर रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड एज अ सिंगल यूनिट। अब एनिमल्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन सिंगल यूनिट की तरह ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। बट प्लांट्स में क्या है? ऑल दी पार्ट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, सब में रेस्पिरेशन अलग अलग होता है, यानी कि रूट्स में अलग होगा, स्टेम में अलग होता है, लीव्स में अलग होता है। एनिमल्स में तो एक ही जगह, मतलब एक ही यूनिट में हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात कर लें तो सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग रेस्पिरेशन थोड़ी करते हैं, सिंगल यूनिट में ही काम हो जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है तो एक लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेज का, प्लांट के वन पार्ट से दूसरे पार्ट में। जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, उसका कम ट्रांसपोर्ट होता है। रेस्पिरेटरी गैसेज आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स में तो कम होता है ये ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्ट कम होता है। बट अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स एट अ स्लो रेट। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है स्लोली स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, जबकि एनिमल्स में बहुत फास्ट होता है। इन प्लांट द प्रोसेस प्रोड्यूसेस लिटिल हीट एज कम्पेयर टू एनिमल्स। प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है वो लिटिल हीट प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन होता है तो हीट कम प्रोड्यूस होती है, जबकि एनिमल्स में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। एंड प्रोडक्ट जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर प्लांट्स में होता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है, जबकि एनिमल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, जो हमने देखा पीछे, है ना। तो ये चीज़ आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए। अब आता है हाउ डू दी प्लांट्स गेट ऑक्सीजन। अब प्लांट्स को ऑक्सीजन मिलती कहाँ से, हम ये पढ़ते हैं। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन। प्लांट्स को ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से मिलती है। अभी डिफ्यूजन क्या है? इट अकर्स इन दी रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट। ये डिफ्यूजन प्रोसेस प्लांट के रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में होता है। प्लांट्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया एंड डिफ्यूजन अलोन कैन सप्लाई ऑल दी सेल्स ऑफ प्लांट विद एज मच ऑक्सीजन एज दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। क्या? प्लांट्स का लार्ज सरफेस एरिया होता है और सिर्फ डिफ्यूजन ही क्या कर सकता है? इट कैन सप्लाई ऑल दी सेल्स ऑफ प्लांट्स। जितना रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स के जितने भी सेल्स हैं, उनको जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से अकेले ही वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है? एक्सचेंज इनटेक होता है, किस चीज़ का? गैसेस का, रूट हेयर्स के थ्रू। ये देखिए आप, ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इस टाइप से हो रहा है। ठीक है,
फिर आता है रेस्पिरेशन इन रूट्स, रूट्स में जो रेस्पिरेशन होता है। एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेसेस, सॉइल के बीच में, जो जैसे ये सॉइल है, ठीक है, इनके बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है, तो उसमें एयर भरी रहती है। ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल एयर डिफ्यूजेस थ्रू रूट हेयर्स एंड रीचेज ऑल इंटरनल सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन। जो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, इट डिफ्यूजेस थ्रू रूट हेयर्स, वो रूट हेयर से डिफ्यूज होती है। सॉइल के अंदर जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसमें से एयर डिफ्यूज होती है थ्रू रूट हेयर्स, और सारे इंटरनल सेल्स में, यानी कि ऑक्सीजन रूट हेयर्स में से चली गई, डिफ्यूज हो गई, और सारे रूट हेयर्स में इंटरनल सेल्स जो होते हैं रूट के, वहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए पहुँच जाती है ऑक्सीजन, पहुँच गई। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रूट सेल्स, रूट सेल्स ने अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी है, इट इज़ डिफ्यूज आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसी रूट हेयर से अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाती है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए सॉइल है यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर सॉइल के जो पार्ट्स हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस में एयर भरी रहती है, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, वो ऑक्सीजन आपकी रूट हेयर से अंदर चली गई, इंटरनल सेल्स में चली गई, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए चली गई, इंटरनल सेल्स में चली गई, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रूट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसे रिलीज कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में। रूट से ऑक्सीजन तो इस डायरेक्शन में गई, और जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी इस डायरेक्शन में आएगी, अपोजिट डायरेक्शन से आएगी और बाहर चली जाएगी। इफ वाटर लॉक्ड कंडीशंस प्रिवेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वाटर लॉक्ड कंडीशंस यानी कि वाटर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इससे डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की सॉइल में, ठीक है। वाटर लॉक्ड कंडीशन यानी कि प्लांट है ये, और बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है इसमें, अगर हद से ज़्यादा पानी होगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सॉइल में, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है रूट की, वो डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्लांट जो है विदर हो जाएगा, सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉल्टी वाटर शो स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स, प्लांट जो सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं ना, नमक वाले पानी में जो ग्रो करते हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिन्हें हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। दीज आर रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ वाटर विद न्यूमरस पोर्स ऑन देयर सरफेस, ये जो रूट्स होती हैं ना न्यूमेटोफोर्स वाली, ये वाटर के सरफेस से बाहर ग्रो करती हैं, और उनके सरफेस पर बहुत सारे पोर्स होते हैं। किसके सरफेस पर, न्यूमेटोफोर्स के। न्यूमेटोफोर्स कहाँ ग्रो करती हैं, ऑन दी सरफेस ऑफ, आउट ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। और सॉल्टी वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी रूट्स होती हैं न्यूमेटोफोर्स। ये तो हमने रूट्स का रेस्पिरेशन पढ़ा। अब स्टेम्स कैसे रेस्पिरेशन करती है। स्टेम्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स हैव स्टोमेटा, ग्रीन प्लांट्स के जो स्टेम होती हैं वहाँ पर स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा पता है आपको आई होप। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम ऑफ अ प्लांट थ्रू स्टोमेटा एंड रीचेज ऑल दी सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। अब एयर से जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के स्टेम में जाती है स्टोमेटास के थ्रू, यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए स्टेम है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, तो इन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो एयर जो होती है वो ऑक्सीजन यहाँ इन स्टोमेटा के थ्रू उसमें पहुँच जाती है स्टेम में, स्टेम में पहुँचेगी तो सारे सेल्स में पहुँच जाती है स्टेम के रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, वो एयर में इन्हीं स्टोमेटास से बाहर भी आ जाती है। वुडी स्टेम्स जो होते हैं, जो लकड़ी वाला तना होता है बहुत ज़्यादा, एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय द बार्क इम्परवियस टू गैसेज और वाटर। अब पूरा सरफेस जो होता है, जो वुडी स्टेम होता है, एक ग्रीन होता है, होता है वुडी, जो ग्रीन वाला है उसमें तो स्टोमेटा पाया जाता है, जो वुडी स्टेम होता है पूरा सरफेस उसमें छाल होती है, बार्क हम छाल को बोलते हैं, जिससे गैस और वाटर ना इनटेक हो सकता है ना रिलीज हो सकती है। However, there are certain openings or pores in the layer of bark, लेकिन उसमें क्या होता है, अब बार्क की लेयर में ना कुछ ओपनिंग्स जरूर होती हैं, उन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं लेंटिकल्स। वो आपकी ग्रीन स्टेम है तो उसमें जो ओपनिंग्स होती हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, वुडी स्टेम है उसकी ओपनिंग्स को हम बोलते हैं लेंटिकल्स। दे आर विजिबल, दिखती हैं वो, स्लाइटली मोर रेज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम, और ये जो लेंटिकल्स होते हैं ना थोड़े से उठे हुए होते हैं, जो जनरल सरफेस होता है ना स्टेम का उससे थोड़े से उठे हुए होते हैं ये, और हम इन्हें देख सकते हैं, जबकि स्टोमेटास को हम नहीं देख सकते। दे आर विजिबल एंड स्लाइटली मोर रेज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम। एट द बेस ऑफ द लेंटिकल्स आर लूजली अरेंज्ड सेल्स दैट शो द डिफ्यूज्ड गैसेज टू पास थ्रू अलाउ द डिफ्यूज्ड गैसेज टू पास थ्रू देम। अब लेंटिकल्स के बेस पर लूजली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, लूजली अरेंज्ड रहते हैं, जिससे जो डिफ्यूज्ड गैसेज है ना वो क्या हो सकती हैं, क्या कर सकती हैं, पास हो सकती हैं। ये देखिए, ये बार्क है, ये इसके लेंटिकल्स हैं यहाँ पर, ठीक है।
क्या होते हैं ये ओपनिंग्स होती हैं वुडी स्टेम में, वुडी जो बार्क होता है। अब इसके बाद आपको बोल रहा है रेस्पिरेशन लीव्स में कैसे होता है। लीव्स में भी स्टोमेटाज होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जो लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट रहती हैं, जिससे गैसेज और वाटर वेपर का डिफ्यूजन एंड डिफ्यूज आउट इजीली हो पाता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन थ्रू दी स्टोमेटा एंड देन एंटर्स द लीफ सेल्स। जो ऑक्सीजन होती है वो इन्हीं स्टोमेटा से एंटर करती है और उसके बाद वो लीफ सेल्स में पहुंच जाती है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो लीफ प्रोड्यूस करती हैं वो स्टोमेटास से बाहर आ जाती हैं। समझ में आ रहा है ना प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स कैसे कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, वो देख रहे हैं हम। रूट्स में रूट हेयर से होता है, स्टेम्स में हमने देख लिया अभी, स्टेम्स में स्टोमेटा होते हैं। अगर वुडी स्टेम है, ग्रीन स्टेम है तो स्टोमेटा है, और वुडी स्टेम है तो लेंटिसल्स होते हैं। लीव्स में भी आपके स्टोमेटा होते हैं, उन्हीं स्टोमेटा से इनटेक आउटटेक होता है, आउट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब दिन होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, दिन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। लीव्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब ये जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसमें से जो लीव्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं, और रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इट इज डिफ्यूज आउट इनटू द एयर। बची हुई ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से बनती है, इट इज ऑल यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पूरी फोटोसिंथेसिस में यूज्ड अप कर ली जाती है लीव्स के द्वारा, और मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम द एयर। लीव्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है वो पूरा फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेती हैं, लीव्स यूज कर लेती हैं, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेती हैं। तभी तो हम बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, एब्जॉर्ब कर लें वो, और ऑक्सीजन रिलीज हो। ये तो दिन का काम हो गया। रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो होगी ही नहीं क्योंकि सूरज ही नहीं है। नो ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेज इनटू लीव्स। एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो लीव्स के अंदर जाती है, स्टोमेटास के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेल्स में बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाता है। अब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज ही नहीं होगा। स्टोमेटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है वो एयर में चला जाता है। तो इस तरीके से लीव्स में आपका रेस्पिरेशन होता है। आई होप आपको रूट्स का, स्टेम का और लीव्स का समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट्स रेस्पायर ऑल द टाइम। प्लांट्स हर वक्त रेस्पायर करते हैं, वे डार्क हो या लाइट हो। दे फोटोसिंथेसाइज ओनली व्हेन दे आर इन द लाइट। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तभी होती है जब लाइट होती है। लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का। कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर अपना कंप्लीट कर लें। कुछ एक्टिविटीज़ हैं इसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं बचा आपका इस चैप्टर में, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में कोशिश करेंगे कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।